नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निखिल शर्मा और हम ये क्लिनिकल डिस्कशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी आपके सवाल, जितनी भी क्वेरीज आई हैं, उनका मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँ, उनको जस्टिफाई कर पाऊँ। और ये जितने भी मैं कोशिश ये करूँगा कि हम ज्ञान ज़्यादा ना बांट के केवल मैं अपने एक्सपीरियंसेस, मेरी जो गलतियाँ रहीं अपने कैरियर में और जो चीज़ें जो मैंने करी जो मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए फ़ायदेमंद रही, उन सबको हम थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो एक पहली क्वेरी मेरे पास आई है, इट सेज, हेलो सर, वांटेड टू आस्क यू समथिंग रिगार्डिंग हाउ टू स्टार्ट योर ओन क्लिनिक। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। आई एम थिंकिंग टू ओपन माई क्लिनिक इन माई प्लेस. I don't know anyone here and also don't have any medical background. I am really confused what to do now. Please guide me. So, what I understand is the scene कुछ ऐसा है कि हम अभी पास आउट होकर आए हैं, हमने किसी और सिटी में जाके पढ़ाई करी और हम अपने जो होम टाउन है वहाँ पर क्लिनिक या प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। सी जो डिफरेंस जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये है कि जो एक अपनी एकेडमिक्स है, जो पूरा जो एक करिकुलम है डेंटिस्ट्री का, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो हमारा बेसिकली जो प्राइवेट प्रैक्टिस है या क्लिनिकल सेटअप है। हमारी एकेडमिक जो लैक करती है वो लैक करती है कि हमको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेशेंट मैनेजमेंट, इन सब में हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं। तो हमको एक नया क्लिनिक स्टार्ट करना है। हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, सबसे पहला काम जो हमको करना है, अपनी फाइनेंसेस क्लब अप करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी पॉकेट की डेप्थ चेक करनी है। मुझे ये देखना है कि मेरे पास कितना अमाउंट है जो मैं कंफर्टेबली इसमें अपनी प्रैक्टिस में डाल सकता हूँ। लेट अस से मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो एक रूल देता हूँ, जो मैंने भी अपने जब मैंने स्टार्टिंग करी तो मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे मैं आपको 80% का रूल देता हूँ। अब 80% के रूल में क्या होता है कि लेट से मेरे पास 10 लाख रुपीज़ पड़े हैं, मुझे वो स्पेंड करने हैं, मुझे लगाने हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो उस 10 लाख में से मैं केवल 80% जो है, यानी कि लगभग 8 लाख रुपए के अराउंड मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूँगा और 2 लाख मैं उसको छोड़ दूँगा। अब इन 8 लाख को मैं किस तरीके से डिवाइड करूँ? 8 लाख को मैं जो आगे डिवाइड करूँगा, उसको मैं प्लस जो फर्दर पे डिवाइड करूँगा वो करूँगा मैं 40-40 के रेशियो। किस तरीके से? 40% मैं जितना भी एक्सपेंड करूँगा, ऑन एंड अराउंड 40%, लगभग 2.5 लाख के आसपास, वो मैं स्पेंड करूँगा अपने क्लिनिकल सेटअप में, अपने फर्नीचर में, अपने इंटीरियर में, और थोड़ा सा डेंटिस्ट की आजकल में थोड़ा सा शो ऑफ का भी काम है, तो थोड़ा सा ना अपने को चमकदार सा एक चैम्बर वगैरह चाहिए। तो 2.5 लाख के अराउंड मुझे बजट वहाँ पर अपना रखना है, 40%। देन नेक्स्ट 40% जो मैं इन्वेस्ट करूँगा वो इन्वेस्ट करूँगा अपने आर्मेटेरियल। आर्मेटेरियल में आपके पास आ जाते हैं, जैसे सबसे बड़ा आपके पास डेंटल चेयर, उसके बाद आपके पास एक्सरेज, उसके बाद आपके पास कंप्रेसर, स्केलर, इसके लिए मेरा जो बजट रहेगा वो भी लगभग 2.5 लाख रुपये का रहेगा। अब इसमें भी देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक वो बच्चे हैं जो स्टार्ट करते हैं, लाइक मैंने बताया ना, आर्मेटेरियल के लिए कोई वो नहीं है, आप कितना चाहे उसमें खर्चा कर सकते हैं। आप RVG लीजिए, 1.5 लाख रुपये का आपका RVG पड़ जाएगा। आप हाई एंड चेयर लीजिए, 1.5-2 लाख रुपये की आपकी वो पड़ जाएगी। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक चीज़ से स्टार्ट करिए। बेसिक चीज़ मेरा मतलब, जैसे मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो मैंने सेमी ऑटोमेटिक चेयर, जो उस टाइम पे जो ऑटोमेटिक चेयर्स आती थी 1-1.5 लाख रुपये की आती थी, मेरा बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने अपना उसको सेमी ऑटोमेटिक की लगभग 65-70,000 और वो सारा काम करके वो मैंने बिल्कुल हैंड एक्सरेज, जो फिल्ड एक्सरेज होते हैं, उनसे स्टार्टिंग करी। कंप्रेसर वगैरह जो था, मतलब बिल्कुल बेसिक था। जो आर्मेटेरियम है वो कोई आप हाई एंड ना चाहते, अगर आपका बजट टाइट है थोड़ा तो आप उसमें बेसिक लीजिए। लेकिन कॉस्ट कटिंग अपने को कहाँ पर नहीं करनी है, एंड दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव मेड इन माई कैरियर। हम क्या करते हैं, जब हम कंजूसी पे आते हैं, जैसा मैंने बताया, मैंने हर चीज़ जो है दर्जन में सस्ती वाली ली, तो हम जो मटीरियल्स हैं, जो कंज्यूमेबल्स हैं, वो भी मैंने सस्ते वाले नहीं लिए। बस ये ही गलती आपको वहाँ पर नहीं करनी है। नेवर 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 बाय चाइनीज मटीरियल एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस। ये रूल बना लीजिए। मैं ऐसा क्यों किया? जैसे उस टाइम पे मैंने रेस्टोरेटिव मटेरियल GIC, मैंने देखा चाइनीज़ GC का बड़ा महंगा आ रहा है, और चाइनीज़ वाला GIC जो है वो आई थिंक 350 रुपये के वो 3 पैक आ जाते थे। तो मैंने स्टार्टिंग में वो ली। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जो एक बड़ा पेशेंट का तबका है वो होता है जो आपको जानता है, लाइक आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, या
आपके कुछ दूर के रिश्तेदार वगैरह कि चलो ठीक है हम इसके पास इलाज करा। फिलिंग जो होता है ना वो बहुत ही एक क्या कहें बेसिक ट्रीटमेंट है, बिल्कुल इनिशियल लेवल का ट्रीटमेंट है। अब अगर आपने वहाँ पर एक घटिया मटेरियल या चाइनीज़ मटेरियल वगैरह यूज़ कर लिया तो पेशेंट को क्या इंप्रेशन जाता है, वो फर्स्ट टाइम आपके पास विजिट कर रहा है और वो 2 दिन बाद निकल गया, तो बेटा साहब हमने वो मसाला भरवाया था वो निकल गया, ये डॉक्टर बिल्कुल बेकार है। वहीं से आपकी एक इमेज जो है वो बिल्ड होनी शुरू हो गई। अब वो आदमी 10 जनों को बना गया, यार मैंने वहाँ पे मसाला भी भरवाया, मैंने पैसे भी दे दिए, लेकिन वहाँ पे मेरा मसाला वो 10 दिन नहीं चला। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत से लोगों को जब शुरुआत करते नहीं पता होता कि हमको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए या लीगल अपने को क्या क्या चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपके पास चाहिए आपका जो एक स्टेट डेंटल काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन, जो कि हर एक स्टेट में, जैसे यूपी का है वो लखनऊ में होता है, यूपी स्टेट डेंटल काउंसिल का 5 साल का वो रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या उसकी कुछ मिनिमल फीस होती है, कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये फीस है शायद, तो वो आपको करवाना है अपनी स्टेट में। सेकेंड थिंग, आपका एक लोकल सीएमओ ऑफिस होता है। लोकल सीएमओ ऑफिस में बहुत सी जगह ऐसे यूपी में अभी ऑनलाइन कर दिया है, एक आपका जो क्लिनिक है उसका रजिस्ट्रेशन, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक बायोमेडिकल बेस्ड का सर्टिफिकेट, एक फायर की एनओसी और एक आपको पॉल्यूशन एनओसी। पॉल्यूशन एनओसी का कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, ये आप अपने आप चेक करें। एक और नगर निगम एक आपका टैक्स वगैरह लेता है, वो आपका लोकल बॉडीज जो लेती है। तो बेसिकली आपको जो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए वो यही चाहिए कि आपका एक अपना DCI का जो डेंटल काउंसिल है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, और सीएम ऑफिस के लिए आपके पास बायोमेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास फायर की एनओसी। इसके बाद आप कर लेते हैं, और जो सीएम ऑफिस वाले जितने भी रजिस्ट्रेशन है ये ईयरली आपको अपडेट करवाने पड़ते हैं और इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं। ठीक, अब एक जो फाइनेंसिस मैंने जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यही था कि मैं किस तरीके से प्रैक्टिस को स्टार्ट करूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मोटा मोटा अपने को फाइनेंसिस किस तरीके से मैनेज कर लेंगे। अगर आप इस पर चाहते हैं कि मैं और थोड़ी सी डिटेल आपको दूँ तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, और आपको मटीरियल्स कंज्यूमेबल्स इस पर हम आगे कभी वीडियो कर लेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। और अपने को जो मैंने टिप दी वो यही थी, जो मेरी गलती थी कि अपने को सस्ता काम सस्ते मटीरियल कंज्यूमेबल्स में नहीं लेंगे। ठीक है, अब एक और एक बहुत बड़ी बात आती है, जब हम नया क्लिनिकल सेटअप करते हैं, नया क्लिनिक सेटअप करते हैं तो हम अपनी फ़ीस कैसे रखें, हम चार्जेस कैसे रखें। जब कई लोग कहते हैं कि साहब मेरी लोकेलिटी में तो एक MDS बंदा है वो 1000 रुपये में भी RCT कर रहा है, तो मैं ऐसे चार्जेस कैसे रखूँ, या मैं अगर कंसल्टेशन फ़ीस मान लीजिए 200 रुपये रखता हूँ तो मेरे एक बगल में डेंटिस्ट है वो 100 रुपये ले रहा है, वो 50 रुपये ले रहा है, मैं आपको ये फंडा बताता हूँ। देखिए, जो फंडा है फ़ीस डिसाइड करने का, किसी भी सर्जिकल फील्ड में आप चले जाएँ, आप अपना एक मिनिमम बनाकर चलिए। अब ये मिनिमम क्या है, जब आप जिस दिन से आप क्लिनिक पर बैठना शुरू करेंगे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपके पास एक फुटफॉल कितना है। समझिए, डेंटिस्ट्री में आपके पास मान लीजिए कि आपके पास केवल 2 से 3 पेशेंट आपके डेली आ रहे हैं, है ना। अब इन तो आपने अपना एक अमाउंट सेट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू करी थी तो मैंने अपने लिए एक अमाउंट जो सेट करा था वो मैंने रखा था 2000 रुपये। मैंने अपने आप से ये वादा किया था कि अगर मैं दिन के 2000 रुपये कमा पाऊँगा तो मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूँगा। इसी तरीके से आप जितने भी अमाउंट में कंफर्टेबल, आप हो सकता है कि आपको 1000 रुपये दिन चाहिए, आपको 2000 चाहिए, आपको 5000 रुपये चाहिए, आप उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर लें कि मैं दिन के 2 या 3 पेशेंट देख रहा हूँ, इनसे मुझे वो पैसा किस तरीके से निकालना है। ऐसे करें, ऐसा नहीं कि मैंने उससे एक RCT खोली और दूसरे में इकट्ठा कर दिया, वो काम अपने को नहीं करना है। तो उस हिसाब से अपने को जो है अपनी फीस डिसाइड करना, ठीक है, वो जितना भी है ना। तो ये रहा अपने को एक थंब रूल फीस डिसाइड करने का। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक बहुत लंबा वीडियो भी बना सकता हूँ, उसका एक बहुत सारे, और हमेशा फीस को जो है वो फिक्स रखें, है ना। अपना मैं उस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि आपने देखा कि ये पेशेंट अपना iPhone रखे हुए है तो मैं इससे 5000 रुपये RCT के ले लूँगा, और ये मुझे ऐसे ही लग रहा है तो मैं इसे 1000 रुपये में भी कर दूँगा। ये आपके लिए हमेशा ही लॉन्ग टर्म में नेगेटिव जाएगी, ठीक है ना। तो एक मेरे पास करोड़पति पेशेंट है, उससे भी मेरे चार्जेस मान लीजिए 100 रुपये हैं तो 100 ही रुपये हैं, और एक मेरे पास गरीब है तो उसके लिए भी मेरे पास 100 रुपये है। आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपके जो फिक्स हमेशा जो है आपके चार्जेस रहने चाहिए, ठीक है। तो आई होप मैंने ये क्वेश्चन जो है वो ठीक से आंसर कर दिया। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें कोई और बात जो मेरी छूट गई हो तो क्या हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
Sir, how to learn clinical work? There are many courses, but fees is very much around 1.2 crore. Joining those courses is worthy, sir. See, अभी पिछले 2-3 साल में बहुत तेज़ी से डेंटल एकेडमीज आपने सुना होगा, वेरियस कोर्सेज, कोई एंडो सिखा रहा है, कोई कॉस्मेटिक सिखा रहा है, एकदम से पॉपुलर हुए हैं, पूरा मार्केट इन्होंने अपना बना लिया है। ये हुआ क्यों? मैं आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। ये हुआ इसीलिए क्योंकि एक आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, ठीक है ना। पहले क्या था, डेंटिस्ट का होते थे, वो पेशेंट सबके पास जाता था। उसके बाद क्या हुआ, एक डेंटिस्ट की मैं बाहर आ गई, है ना। अब पेशेंट, अब रोजी रोटी तो सबको कमानी है, तो लोगों ने फिर ये एकेडमी वाला सिस्टम शुरू कर। तो जिसने मुझसे पूछा है वो कह रहे हैं कि क्या क्लिनिकल वर्क सीखने के लिए ये एकेडमी अच्छी रहती है, ऐसे कोर्सेज अपने को ज्वाइन करने चाहिए। तो मैं कभी भी इस चीज़ की सलाह आपको नहीं, क्यों नहीं दूँगा, क्योंकि जो बेस्ट एकेडमी, जो बेस्ट कोर्स आप करके आए हैं वो आपका कॉलेज है, आपने वो ऑलरेडी पास कर दिया, ठीक है ना। अब इसके अलावा कोई मैं 4 चेयर डाल के अपना एक खुद साहब मैंने एकेडमी खोल ली, मैं आपको कभी वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाऊँगा जो आप ऑलरेडी जिससे पास आउट हो गए। अब दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपने किस तरीके से कंप्लीट किया है। तो फिर हम क्लिनिकल वर्क कैसे सीखें, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आपके पास जो भी नियरेस्ट चैरिटेबल हॉस्पिटल हो या कोई ऐसा क्लिनिक जिस पर OPD अच्छी हो, है ना, आप थोड़ा सा घूमिए, अपने क्षेत्र में घूमिए, वहाँ पर देखिए। और चैरिटेबल में हमेशा ही OPD अच्छी मिलेगी, प्लस आपको टाइप ऑफ वर्क करने को मिलेगा, हर तरीके का पेशेंट आपको वहाँ डील करने को मिलेगा। आप देखिए, एक बात और हमेशा याद रखें कि ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि साहब मैंने फला क्लिनिक ज्वाइन करा, ही ऑफर मी 5000 रुपीज़, ही ऑफर मी 6000 रुपीज़, उससे ज़्यादा तो मेरा नौकर कमा जाए। अगर आपका पर्पस लर्निंग है तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि आपको 1 रुपया भी उस जगह से चाहिए। जस्ट फोकस एट द लर्निंग पार्ट। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट देखने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट से बात करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट से डील करना है। जैसे दैट शुड बी योर गोल, है ना। अगर आप क्लिनिकल वर्क नहीं जानते हैं, आप वहाँ सीखने जा रहे हैं और फिर आप ये कंप्लेन करने हैं कि सामने वाला मुझे पैसे ऑफर नहीं कर रहा है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, तो ये फिर आपको बेवकूफ़। तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी तरह के कोई कोर्सेज में चक्कर में ना फंसें, आप किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा पैसा ना आप स्पेंड करें इन सब चीज़ों पर, और चैरिटेबल क्लिनिक्स ज्वाइन करिए, अच्छे जहाँ पर फुटफॉल है पेशेंट का वहाँ पे ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सीखने को ज़्यादा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप, आई एम कंफ्यूज वेदर आई शुड गो फॉर MBS और MBA, कुड यू प्लीज हेल्प। देखिए, MBA और MBS ये दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर आप मेरी राय पूछें तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो 5 साल जो आपने अपनी ज़िंदगी के दिए, वो आपने किसी ऑफिस के चैम्बर में बैठ के फाइलें करने के लिए नहीं दिए। आपने कुछ दिए हैं कि आप पेशेंट से काम कर पाए, आप उनसे कुछ सीख पाएँ, आप सोसाइटी को कुछ डिलीवर कर पाएँ। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट चॉइस हमेशा रहनी चाहिए दैट यू शुड गो फॉर MBS। आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल ब्रांच वगैरह को लेके और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है मेरे पास, हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग था और ये मेरा फेवरेट है, आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। इज इट पेन, डू यू फील यू टू राइट डिसीजन एंटरिंग इनटू द क्लिनिक, हाउ मच डू यू हैव। ये अच्छा था। तो ये पूछ रहे हैं कि आपको टाइम भी हो गया, आप प्रैक्टिस में भी हैं, क्या आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही था। सी व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, आई लाइक जिसको बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट है, उस टाइम पे जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आप अपने ऊपर डाउट करते हैं। मेरा तो कुछ आगे से था, मैं श्योर नहीं था कि क्या मैं इससे भाग पाऊँगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या 10 दिन बाद मेरे पेशेंट बिल्कुल आपको नहीं मार रहे होंगे, क्या मुझे गालियाँ तो नहीं पड़ेंगी। तो उसके लिए जो शुरुआत में था, हमेशा एक प्लान बी तैयार रखें। प्लान बी क्या था मेरा प्लान बी था कि आई वुड टीचिंग। मैं इससे पहले भी मैं टीचिंग में रहा, मैं वेरियस कोचिंग सेंटर्स वगैरह में पढ़ाता रहा, तो मुझे ये पता था कि अगर मेरा क्लिनिक नहीं चला तो मैं तुरंत यहाँ पर शिफ्ट कर जाऊँगा और वहाँ से रोजी रोटी कमा लूँगा। अब इसमें पूछा, हाउ डू यू फील यू टुक राइट डिसीजन। यस, आज के सिनेरियो में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है हाँ, मेरा क्लिनिक करने का डिसीजन बिल्कुल ही सही था। और हाउ मच डू यू सी अगेन,
यहाँ पे जो एक्चुअली जो नेगेटिविटी बनी है पूरी डेंटिस्ट्री के अंदर, वो इसलिए बनी है क्योंकि एक नैरेटिव चल रहा है कि डेंटिस्ट कमा नहीं पाते, डेंटिस्ट बहुत सस्ते में काम करते हैं, डेंटिस्ट 200-300 रुपये में फिलिंग करते हैं, दिस एंड दैट। तो मैंने आपको एक अभी बताया वीडियो में कि अर्निंग का क्राइटेरिया क्या है। हो सकता है अंबानी के लिए लाख रुपये मिनट भी कम अर्निंग, और एक अगर आप एक रिक्शा पुलर है तो उसके लिए 10,000 रुपये महीना भी जो है वही ज़्यादा अर्निंग। तो अर्निंग का जो क्राइटेरिया है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक है ना। अर्निंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कितने पैसों में आप एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं और आप एक अच्छी फैमिली मेंटेन कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। उसके लिए आप मान लीजिए अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, बड़ी सिटी में रह रहे हैं, ऑब्वियसली आपके जो है एक्सपेंडिचर चल रहा होगा, आप एक छोटी सिटी में रह रहे हैं, आपके कम, उसके अकॉर्डिंग आपको एक अपना क्राइटेरिया मैनेज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरा जो क्राइटेरिया था, तो 6 साल पहले जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था, मेरा क्राइटेरिया था 2000 रुपीज़ पर डे। मुझे ज़रूरत है जो मेरे खर्चे हैं, जो मेरी लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन करने के लिए 2000 रुपये देने की मुझे ज़रूरत है। अगर मैं इसको कमा पाऊँगा तो ठीक है, नहीं कमा पाऊँगा तो मुझे उसको बंद कर दूँगा। ये ऐसा नहीं है कि इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता, और ये सबके लिए लागू है। तो सजेस्ट में हाँ मैं ठीक ठाक अर्न कर रहा हूँ है ना, और आप भी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने को उड़ना नहीं। अगर कोई एक फ्रेशर आके ये एक्सपेक्ट करता है आज के टाइम कि मैं साहब अपने क्लिनिक से 4 लाख रुपये महीना निकाल लूँगा, तो वो श्योरली डाउनफॉल की तरफ चलेगा। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, एक रियलिस्टिक क्राइटेरिया अपने लिए बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। अगर आप चाहें तो मैं इस फाइनेंसिस के ऊपर और हाउ टू अर्न के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, डिस्कस कर लेंगे इस बात को। फिलहाल आज के लिए डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और मैं अगेन ये आपसे कहना चाहता हूँ, जितनी भी बात मैंने शेयर करी है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर था। आप इससे एग्री कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी आपको कुछ शिकायत नहीं कर पाऊँ।